हाँ जी, नमस्कार सभी को। आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं टिश्यू से संबंधित ऊतकों के बारे में आज बात की जाएगी। और इस क्लास में आपका कंप्लीट एनसीईआरटी का मैटर मैं कवर करा दूंगा। इसके साथ में एनसीईआरटी में जितना भी मैटर है इस ऑब्जेक्टिव क्लास के बाद आपका कुछ भी जो है दूर नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा, हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। और जिन्होंने कोशिका वाला चैप्टर नहीं किया है वो आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। मैंने साइंस एनसीईआरटी इन हिंदी के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें आप जो है कोशिका वाले चैप्टर को विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो आज टिश्यू की क्लास है और अगर आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ बने रहोगे प्रॉपरली और वीडियोस को शेयर करोगे तो मैं क्या है पूरा एनसीईआरटी का साइंस आपका कंप्लीट करवा दूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में, ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस भी बन जाएगी। क्योंकि एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ना कि थ्योरी। तो कंप्लीट जब थ्योरी हो जाएगी तो इस थ्योरी से क्या है आप जो कितना भी हार्ड टाइप का ऑब्जेक्टिव आएगा उसको आप सॉल्व कर पाओगे। इस वीडियो को जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारा जो है हमारा कंटेंट कवर हो रहा है। ठीक है, हाँ, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही निष्कर्ष निकालना है हमको। जो भी कथन दिए हुए हैं उनके आधार पर पहला हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य निश्चित स्थान पर कोशिकाओं की एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न होता है। कहने का मतलब ये है कि यानी कि ये कोई कार्य है, माना कि ये कोई एक कार्य है ना। इस कार्य को करने के लिए जो कोशिका है, जैसे एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है और एक कोशिका ये है, अगर ये तीनों कोशिकाएं एक ही काम को करती हैं और जो ये तीनों कोशिकाएं मिलकर जो समूह बनाती है वही क्या कहलाता है, आपका टिश्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। यानी कि समान कार्य करने वाली जो कोशिकाएं होगी वो क्या कहलाएगी आपका, और जो उनका एक समूह होगा वो क्या कहलाएगा, आपका टिश्यू कहलाएगा। यानी कि पहली बात तो आपकी सही हो गई। दूसरी चीज़ है, रक्त फ्लोएम तथा पेशी मनुष्य में पाए जाने वाले ऊतक के प्रकार है। हड़बड़ाहट में हमें क्वेश्चन गलत नहीं करना है। यहाँ पूछा है मनुष्य में पाए जाने वाले टिश्यू। ठीक है, अब पहला रक्त, चलो ठीक है, रक्त तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये संयोजी ऊतक है। तो दूसरा ऑप्शन देखोगे आप यहाँ पे फ्लोएम, तो फ्लोएम आपको पता है कि एक पादप ऊतक है, ना कि जंतु ऊतक। फ्लोएम क्या होता है, एक पादप ऊतक होता है। और पेशी तो आपको पता है कि चलो ठीक है मनुष्य में पाई जा सकती है, यानी कि ये नहीं पाया जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ओनली ए यहाँ पर सही होगा। पहला प्रश्न अच्छे से समझ आ गया होगा। दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अच्छा प्रश्न है दूसरा भी, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने यहाँ पे मार्किंग नहीं की है ना, क्योंकि थोड़ा सा भूल जाता हूँ मैं, है ना। अमीबा में एक कोशिका द्वारा गति, भोजन, श्वास लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन की क्रिया संपन्न की जाती है। क्योंकि क्या रीज़न है, मतलब अमीबा में एक कोशिका के द्वारा ही ये सारी क्रियाएं हो जाती है। व्हाट इज़ द रीज़न, है ना, आपको इसमें रीज़न ढूंढना है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा कह रहा है अमीबा में ऊतकों का विशिष्ट प्रकार का संगठन पाया जाता है। तो आप अगर बहुत सारे ऑप्शन लगा रहे हो, हाँ यार ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 सही है, तो मैं कहूँगा कि ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर कहा है कि ऊतकों का एक विशिष्ट संगठन पाया जाता है। और अभी हमने देखा है जो ऊतक होता है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर जो एक समूह बनता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है टिश्यू। ठीक है, वो होता है आपका टिश्यू। और आपको पता है जो आपका अमीबा जो जीव है, आपको पता है आपका जो अमीबा है वो है यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिक जीव है। और जब अमीबा अगर एक कोशिक जीव है तो इसके अंदर ऊतकों का विशिष्ट संगठन कहाँ से पाया जाएगा, यानी कि इसके अंदर अंग निर्माण, तंत्र निर्माण की प्रक्रिया हो जाएगी। तो ये एक कोशिक जीव कहाँ से रहा, समझ गए बात को? तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बात करते हैं, अमीबा में बहुत सारी कोशिकाओं का संगठन पाया जाता है और सक्रिय ऊतक के कारण ऐसा संभव होता है। तो अमीबा बेचारा पूरा जीव ही एक ही कोशिका का है, तो इसमें बहुत सारी कोशिकाओं का संगठन कहाँ से पाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अमीबा में प्रत्येक कार्य के लिए एक अलग कोशिका होती है। तो यहाँ पर पहली ही लाइन में मैंने मेंशन किया हुआ है कि एक ही कोशिका से गति, भोजन, श्वास लेने की प्रक्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन सभी क्रियाएं यहाँ पर क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। तो यहाँ पर ये भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत। यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा।
और इसका जो रीज़न है क्योंकि अमीबा क्या है, एक कोशिक जीव है। दिस इज रीज़न। ओके, क्लियर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा उत्तक निर्माण के संबंध में सत्य कथन है। ठीक है, तो यहाँ पर वे कोशिका जो आकृति में समान होती है तो उत्तक का निर्माण करेगी। सही बात है। अभी मैंने बताया कि समान आकृति की कोशिकाएं होगी। ठीक है, समान आकृति की जो कोशिकाएं होगी, ठीक है, ठीक है, आकृति जिनकी क्या होगी, समान होगी। ठीक है, साथ में जिनके कार्य भी क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, आकृति भी समान होगी और ये जो कोशिकाएं कार्य करेगी वो भी क्या होंगे, समान होंगे। तो ये सब मिलकर क्या बनाएगी, एक टिश्यू का निर्माण करेगी, एक उत्तक का निर्माण ये करेगी। क्लियर। तो यहाँ पर कार्य भी एक साथ संपन्न करेंगे, यानी कि किसी एक काम को ले लेंगी, ये सारी की सारी पकड़ लेगी, सारी सेल्स। ठीक है, और उस कार्य को करने में सारी की सारी सेल्स मदद करेगी, हेल्प करेगी, और इनकी शेप भी क्या होंगे, समान होंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखेंगे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर नीचे प्रश्न है, उपयुक्त प्रश्नों पर विचार करते हुए हमें क्या करना है, सही कथन का जो है, सही कूट का चयन करना है। ठीक है, जंतु के शरीर को ढकने तथा बाहर से रक्षा प्रदान करने वाला उत्तक जो है एपिथीलियम है। बिल्कुल सही बात है। एपिथीलियम जो होता है वो बाहरी वाले पोर्शन को कवर करता है ना। जैसे कि आपका, जैसे ये तो सही हो गया ऑप्शन नंबर एक तो। ठीक है, एक तो सही हो गया, यानी कि हम यहाँ पे एक साइड में लिख देंगे, एक हमारा सही है। दूसरा, त्वचा, मुंह, त्वचा जो हुई, अब त्वचा, अब आप सोचोगे कि त्वचा तो एपिथीलियम का पूरा प्रश्न पढ़ना है। मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी नलिका का स्तर, फेफड़ों की कूपिकाएं, वृक्कीय नलिका आदि सभी संयोजी उत्तक से बने होते हैं। तो बिल्कुल नहीं, ये सभी कहीं से बने होंगे, आपके एपिथीलियम से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, एपिथीलियम से बने होते हैं, एपिथीलियम से बने होते हैं सभी, है ना। मैंने बताया क्योंकि बाहरी रक्षा का जो आवरण है वो सारा का सारा काम कौन करेगा, आपका एपिथीलियम, जिसमें आपकी त्वचा आ गई। ठीक है, आपका मुंह आ गया, आपकी आहार नली आ गई, रक्त वाहिनियाँ आ गई। ठीक है, फेफड़ों की कूपिकाएँ आ गई, जितनी भी नलिकाएँ हैं टोटल नलिकाएँ आ गई लगभग, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। तो हम केवल एक को क्लिक करके चलेंगे अभी, है ना। तीसरा है हमारा ऑप्शन, एपिथीलियम उत्तक की कोशिकाएं एक दूसरे पर सटी हुई होती हैं। हाँ ठीक है, सटी हुई होती है, बिल्कुल सही बात है ना, ऐसे सटी हुई होती है और एक अनवरत परत का निर्माण करती है, एक अनवरत परत का निर्माण अभी देखेंगे हम लोग आगे, काफ़ी सारे फोटोज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये भी सही है, पहला और तीसरा हमारा सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। ओके, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग जैसे ही बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिएगा, ये जो टाइप्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। और ये सभी जो चित्र हैं ये किसके हैं, ये विभिन्न प्रकार की एपिथीलियम के चित्र हैं। ठीक है, एपिथीलियम के चित्र हैं, एपिथीलियम। ठीक है, एपिथीलियम है ना, एपिथीलियम के जो प्रकार हैं और उन्हीं प्रकारों को जो है मैंने चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया है। तो आपको यहाँ पे नाम बताने हैं इन चित्रों को देखते हुए। जो ये आपका जो सल्की वाला, जो सबसे पहले जो चपटी वाली जो परत दिखाई दे रही है, ये जो है आपकी सल्की प्रकार की एपिथीलियम है। कौन सी प्रकार की है साथियों, सल्की प्रकार की, आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, ये सल्की प्रकार की एपिथीलियम है। दूसरा नंबर की जो आपकी चित्र दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे क्यूब की जैसा दिख रहा होगा, आई थिंक क्यूब जैसा, ये देखो, हाँ क्यूब दिख रहा है ना, एक घन के जैसी आकृति यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। यानी कि आकृति से ही हम पता लगा सकते हैं कि ये तो क्या है, घनाकार है भाई, ये तो कौन सी है, घनाकार है। अब जैसे इसमें देख रहे होंगे आप, इस टाइप से स्तंभ बने हुए हैं, इस टाइप से क्या बने हुए हैं, स्तंभ बने हुए हैं। तो आप कह दो कि सर ये तो स्तंभाकार हो गई फिर तो मैं कहूँगा कि हाँ ये स्तंभाकार है, स्तंभाकार। ठीक है, और ये जो लास्ट वाली जो बची हुई है ये स्तरित सल्की है। कौन सी है, स्तरित सल्की, स्तरित सल्की प्रकार की है। ठीक है, तो अब आप मैच कीजिएगा, पहले में सल्की, दूसरे में घनाकार, तीसरे में स्तंभाकार और चौथे में स्तरित सल्की। पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका में रक्त नलिका तथा कूपिका एवं जहां पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहां पर चपटी एपिथीलियम उत्तक कोशिका पाई जाती है।
इनको सरल सल्की एपिथीलियम कहते हैं। देखो हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये जो सरल आपकी एपिथीलियम होती है सल्की वाली, उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है संवहन करने का, पदार्थों का संवहन करने का। और जहाँ पर रक्त नलिकाएं होगी, कूपिकाएं होगी, तो वहाँ पदार्थों का क्या होता है? संवहन होता है। और एक प्रकार से जहाँ पर वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली पाई जाएगी, है ना, पारगम्य झिल्ली होती है इसके अंदर, और उसके द्वारा इनका क्या होता है? संवहन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो एपिथीलियम कोशिकाएं होती है उनको कहते हैं सल्की एपिथीलियम कोशिकाएं। ये तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही हो गया। वृक्कीय नली एवं लार ग्रंथियां वाली के नली का जो अस्तर होता है अंदर का, ठीक है, उसका निर्माण घनाकार एपिथीलियम द्वारा होता है। ठीक है, कौन सी एपिथीलियम होती है? अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, एपिथीलियम में त्वचा, नलिकाएं वगैरह ये सब आती है ना। तो अब एपिथीलियम का ही सब टाइप होता है घनाकार एपिथीलियम। तो इसमें क्या होता है? वृक्कीय नलिकाएं और जो लाल ग्रंथि की जो नलिकाएं होती है वो आती है घनाकार एपिथीलियम में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी क्या है आपका? सही है। ऑप्शन नंबर 1 भी सही है और ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, अगले प्रश्न पर चलेंगे। हाँ जी, अगला प्रश्न आपको देख के बताना है चित्र को कि कौन सी यहाँ पर कोशिकाएं हैं, कौन सा जो मतलब ये किससे संबंधित है ना, इसको आपको बताना है। शायद क्वेश्चन कट चुका है ऊपर, तो आपको ये बताना है कि ए में क्या है, बी में क्या है और सी में क्या है। ये चित्र किसके हैं? ठीक है, ये चित्र किसके हैं? तो पहला अगर मैं चित्र की बात करूँ जिसमें बहुत सारे केंद्रक दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें बहुत सारे केंद्रक किस में हो सकते हैं? आप बताओगे बहुत सारे केंद्रक किस में हो सकते हैं? तो बहुत ये जो है ना, ये तीनों जो चित्र दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये पेशी कोशिका के सब टाइप है। कौन सी कोशिका के? पेशी जो उत्तक है उनके सब टाइप है। ठीक है, पेशी उत्तकों के प्रकार है। ठीक है, पहला जो दिख रहा है आपको, ये दिख रही है आपको रेखित मांसपेशी। कौन सी? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, धारीदार मांसपेशी, चिकनी मांसपेशी, कार्डियक, पर यहाँ पे ऑप्शन बी है तो गलत हो जाएगा। थोड़ा ये भी विजिट करना है अपने को प्रश्न में। तो दूसरे में ऑप्शन ए बराबर रेखित पेशी, बिल्कुल सही है। ए में रेखित पेशी का ही चित्र है। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे केंद्रक होते हैं रेखित में। चिकनी जो होती है, चिकनी पेशी, चिकनी मांसपेशी को ही आप अरेखित बोल सकते हो, है ना। चिकनी जो मांसपेशी है आपको अनैच्छिक बोल सकते हैं इसको, है ना। इसकी गति खुद के नियंत्रण में नहीं होती है, जैसे आँख की पुतली वगैरह ये। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर बी भी बी में सही होगा। और सी में कार्डियक जो हृदय पेशियाँ हैं वो कार्डियक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। पहली में रेखित पेशी का चित्र है, दूसरी में चिकनी मांसपेशी का चित्र है, और तीसरी में जो है आपका कार्डियक पेशी का चित्र है। और इसी रेखित पेशी को क्या कहा जाता है? कोई बताएगा मुझे? इसी रेखित पेशी का एक और दूसरा नाम है, वो क्या है? आप बताओगे? आप कहोगे कि सर कंकाल पेशी। क्या है? कंकाल पेशी। और ये इसकी जो प्रोसेस होती है, इसकी प्रोसेस सारी क्या होती है? ऐच्छिक होती है। कौन सी होती है? ऐच्छिक क्रियाएं करने में काम देती है, जैसे हाथ पैर हिलाना, करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब ये जो दूसरी वाली जो है आपकी चिकनी पेशी, इसे कहेंगे अब अनैच्छिक पेशियाँ। कौन सी? ये ऐच्छिक नहीं होती है। जैसे कि मान लो भोजन का पचना, है ना, ये अपने इच्छा के अनुसार थोड़ी ना होता है। भोजन का प्रवाह, रक्त नलिकाओं में जो प्रसार होता है रक्त का, ठीक है, ये सब ऐच्छिक नहीं होता है। तो ये अनैच्छिक होती है ना। तो ये सब कौन सी है? अनैच्छिक प्रकार की। कौन सी है? अनैच्छिक चिकनी पेशियाँ, या फिर चिकनी पेशी, आपको पता चल ही गया होगा, है ना। और तीसरा कार्डियक हृदय मानसिक पेशी। ये तो तीनों का चित्र को आपको वेरीफाई करना था कि कौन सा किसका चित्र है। अगला है प्रश्न, निम्न में से उपास्थि कहाँ पर उपस्थित होती है? उपास्थि कहाँ पर उपस्थित होती है? नाक में होती है, बिल्कुल। नाक की जो मिड वाली जो होती है ना, वो जो हिल जाती है, वो उपास्थि की बनी होती है। कान के अंदर होती है, श्वास नली में होती है, कंठ में भी होती है। यानी कि सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो इजी प्रश्न था। उपास्थि चारों जगह पाई जाएगी, नाक, कान, श्वास नली और कंठ के अंदर। ठीक है, हाँ। अगले प्रश्न पर चलेंगे। रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्रश्न क्या है? सत्य कथन बताने आपको। तरल जो आधात्री भाग होता है रक्त के अंदर, आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, और एक कौन सा होता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, ये तीनों होते हैं रक्त के अंदर। और इसके बाद में जो द्रव बचता है ना, जितना भी मटेरियल जो होता है, ये जो आधात्री द्रव होता है, ठीक है, इस आधात्री द्रव को क्या कहते हैं? हम प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। मैंने कि ये सही हो गया। ठीक है,
प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है वो दिखते हैं, निलंबित होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है, ठीक है। ओके। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक और हार्मोन्स पाए जाते हैं, ये भी सही है। ये सब एनसीईआरटी की लाइन से, इसमें कुछ ज़्यादा मैंने फेरबदल नहीं किया है। रक्त गैसों, जो रक्त होता है वो गैसों और शरीर में पचे हुए भोजन, हार्मोन्स और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में श्रवण करता है। सारी बातें सही है ना, 1 2 3 4 सही है सभी। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलो। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से सत्य कथन आपको बताना है। अस्थि एक संयोजी उत्तक का उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। दो अस्थियों को एक दूसरे से एक अन्य संयोजी उत्तक, जिसे स्नायु अस्थि बंधन तंतु कहते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। दो अस्थियों को जो एक अन्य जो टिश्यू होता है संयोजी उत्तक, उसको कहते हैं स्नायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नायु बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। ओके, संयोजी उत्तक कंडारा है, एक संयोजी उत्तक कंडारा भी है। टेंडन जिसको बोलते हैं, जो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, ये भी बात सही है। अस्थियों को जो मांसपेशियों से जोड़ता है वो क्या कहलाता है? वो आपका क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। यानी कि उपयुक्त तो सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। त्वचा और मांसपेशियों के बीच में रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और नियंत्रित अस्थि मज्जा में कौन सा जो है टिश्यू पाया जाएगा? ये प्रश्न आपका एनसीईआरटी की पुस्तक क्लास 9 से उठा है। एनसीईआरटी की पुस्तक क्लास जो 9th है, और उसका पेज नंबर अगर मैं बताऊं तो शायद 86 पेज नंबर पे लिखी हुई है एज ए टीजे की ये लाइन, और इसमें आएगा एरियोलर संयोजी उत्तक। कौन सा उत्तक? एरियोलर संयोजी उत्तक पाया जाता है, ठीक है, जो कि त्वचा और मांसपेशियों के बीच में रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जाओं में पाया जाता है। और ये अंगों के भीतर की ओर, जो जितना भी अंगों के भीतर जो खाली स्पेस होता है, खाली स्पेस को ये भरने का काम करता है, ठीक है। और जो आंतरिक अंग होते हैं, आंतरिक अंगों को क्या करता है? ये सहारा प्रदान करता है, ठीक है। साथ में एक और काम क्या करता है? ये उत्तकों की मरम्मत करने का भी काम करता है। कौन करता है? एरियोलर उत्तक उत्तकों की मरम्मत का काम करता है, मरम्मत का काम, ठीक है। क्लियर? अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे इसी के साथ में। हाँ, विभिन्न प्रकार के पादप उत्तकों के संबंध में, ठीक है, बात करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न जो है हमारा बहुत ही अच्छा है। विभिन्न पादप उत्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वृद्धि अथवा विभाज्योत्तक उत्तक की कोशिकाओं में वृहद रसधानियाँ जो है उपस्थित नहीं होती है। दूसरा है ऑप्शन, विभाज्योत्तक उत्तक के विभाजन की शक्ति खो जाने पर स्थायी उत्तक में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो हमें यहाँ पे जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही बताना है, ठीक है, सही बताना है हमको यहाँ पे। हाँ, पहला है हमारा, वृद्धित अथवा विभाज्योत्तक की कोशिकाओं में वृहद रसधानियाँ उपस्थित नहीं होती हैं, बिल्कुल सही बात है। वृद्धि और इसमें वृहद जो है रसधानियाँ उपस्थित नहीं होती हैं, क्योंकि जो इनका जो क्षेत्र है ना, इसमें जो उपस्थिति होती है वो विशेष रूप से शीर्षस्थ, पार्श्वी, अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है इसको, है ना। तो यहाँ पर जो है वृहद ये जो है रसधानियाँ नहीं पाई जाती है, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसके पास में बहुत अधिक कोशिका द्रव्य होता है, पतली कोशिका भित्ति होती है, स्पष्ट केंद्रक भी देखा जाता है। तो यहाँ पर जो है वृहद बड़ी रसधानियाँ नहीं होती है, ठीक है, बड़ी रसधानियाँ नहीं, सही बात है ये। विभाज्योत्तक उत्तकों की विभाजन की शक्ति खो जाने पर स्थायी उत्तकों में परिवर्तित हो जाता है, ये भी बात सही है। दोनों बातें सही है। परिपक्वता के साथ साथ जो होता है इसमें धीरे धीरे विभाजित होने की क्षमता एक समाप्त हो जाती है। जैसे जैसे ये परिपक्व होता जाता है, इसके परिपक्व जैसे होगा, परिपक्व जैसे जैसे होता जाएगा, इसकी विभाजन क्षमता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जैसे ये हाईली परिपक्व होता जाएगा, हाईली विभाजन क्षमताएं में कमी आने लग जाएगी, ठीक है। ओके, हाँ, तो यहाँ पर जो आंसर है आपका, आंसर क्या हो जाएगा? 1 भी सही है और आपका 2 भी क्या हो जाएगा? सही है। दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। स्थायी उत्तकों में परिवर्तित, हाँ ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। पौधे की तने की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? अभी ये मैं आपको बताऊंगा अभी एपिकल मेरिस्टेम क्या होती है, तो ये आपको हिंदी में अगर समझ में आता है तो मैं बता दूं, शीर्षस्थ विभाज्योत्तक। ये कौन सा होता है? शीर्षस्थ विभाज्योत्तक, ठीक है।
आपका ये लेटरल जो है मेरिस्टेम होती है, लेटरल मेरिस्टेम जो होती है पार्श्व वाली, ठीक है। अब आप शायद अच्छे से कर पाओ इसको, पार्श्व वाली। और इंटरगैलरी कौन सी होती है, ये अंतर्विष्ट वाली, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, विभज्य तक आप आराम से लगा ही लोगे, अंतर्विष्ट वाली, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी ज़्यादा सही नहीं आती शायद, है ना। तो आपको लास्ट में बताना भी कितने क्वेश्चन सही हुए, इनमें से बताओगे आप लोग। जो तने की जो परिधि होती है, तने की जो परिधि होती है, इसमें जो वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है, तो आप बताओगे यहाँ पे जल्दी से। तो अकॉर्डिंग टू मी लेटरल मेरिस्टेम इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बाकी अभी हम बात करेंगे एपिकल और इनके चित्रों के बारे में भी, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न आ गया है ना। इस प्रश्न को आपको सोल्व करना है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से सोल्व करना है, क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। जल्दी से इस चित्र को देखो आप एक बार और सोचो कि सर इसमें ये होना चाहिए आंसर और यही होगा, ठीक है। हाँ कीजिए, चित्र को देखते हो। मैं ये लाइव सेशन इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है यार उसमें कमेंट वगैरह पढ़ने में, है ना। फिर भी कोशिश करेंगे अगर आप लोगों की ज़्यादा डिमांडिंग रही तो, है ना, क्योंकि आपसे मैं हूँ, मेरे से आप नहीं हो। हाँ चलिए, जो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रहा है, जो पोर्शन आपका दिख रहा है वो कौन सा है, तो मैं बताऊंगा आपको अभी। शीर्षस्थ विभज्योतक, कौन सा, यहाँ पर जो पोर्शन होता है वो होता है, यहाँ पर जो उत्तक पाए जाते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक। मैं नहीं लिखूंगा पीछे क्योंकि आप समझ सकते हो इस चीज़ को, है ना। बी में जो दिख रहा है आपको अंतर्विष्ट है, कौन सा है, अंतर्विष्ट, ठीक है, अंतर्विष्ट विभज्योतक। और सी वाला जो आपका प्लेस है वो है पार्श्व विभज्योतक, कौन सा, पार्श्व विभज्योतक, ठीक है। इनके तीनों के अलग अलग काम होते हैं। देखो शीर्षस्थ होता है जो क्या करता है, जो लंबाई होती है ना, इनकी वृद्धि वाले जो भाग होते हैं इनकी लंबाई में वृद्धि करने का काम आपका शीर्षस्थ वाला करेगा। अंतर्विष्ट वाला क्या काम करेगा आपका, अंतर्विष्ट जो होता है विशेष रूप पे जो पत्तियों का जो आधार होता है, ये यहाँ पर ये जैसे ये वाला प्लेस हुआ, पत्तियों का जो आधार वाला भाग होता है ना। और टहनी पर जो ये पर्व संधियाँ होती है ना, टहनी की जो पर्व संधियाँ निकली होती है ना, इन पर ये अंतर्विष्ट वाला उत्तक आपको देखने को मिलेगा। और पार्श्व वाला उत्तक आपका क्या करेगा, जो तने की जो ये परिधि है ना, इसको बढ़ाने का काम करेगा, इसकी वृद्धि में ये सहायक होता है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। शीर्षस्थ जो होता है वो क्या करता है, लंबाई में वृद्धि करेगा, ठीक है। शीर्षस्थ वाला लंबाई में वृद्धि करता है, मुख्यतः जड़ों की तनों की वृद्धि में, लंबाई में, लेंथ में जो है वृद्धि करने का काम कौन करेगा, शीर्षस्थ। अंतर्विष्ट क्या करेगा, जो पत्तियां वगैरह जुड़ी होती है उनका जो जंक्शन होता है, आधार होता है, वहाँ पर ये उत्तक देखने को मिलेगा आपको। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमें चित्र को देख के बताना है कि इसमें से सही विकल्प कौन सा है। देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, पहली बात तो ये भी आपको याद होना चाहिए, हम पढ़ रहे हैं सर टिश्यू, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, टिश्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है, टिश्यू पढ़ रहे हैं। अब बहुत सारे दिमाग, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, तो वैसे ही डिलीट हो जानी चाहिए आपके दिमाग में से। तो आपको यहाँ पर जो चित्र दिख रहा है इसमें दिख रहे होंगे आपको ये अंतराकोशीय अवकाश, और इनको देखकर आपको याद आ रहा होगा कि सर ये यार अवकाश तो पेरेनकाइमा के लक्षण है, और पेरेनकाइमा ऑप्शन नंबर 3 में हमको दिख रहा है। तो आप क्या कहोगे कि सर ये अंतराकोशीय अवकाश तो कहाँ पाए जाएंगे, सर हमारे पेरेनकाइमा में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे, पेरेनकाइमा में। और आपको इसमें क्या अंतराकोशीय अवकाश दिख रहे हैं, आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि ये अंतराकोशीय अवकाश नहीं है। वहाँ पे अगर आपको चित्र में थोड़ा सा सही से विजिबल हो रहा हो तो ये क्या है, वैक्यूल्स है, ये रसधानियाँ हैं, ये अंतराकोशीय अवकाश नहीं है, रसधानी है ये तो, और रसधानी इसमें पाई नहीं जाएगी। तो ये कोलेनकाइमा के लक्षण है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे सर, कोलेनकाइमा में पाई जाती है रसधानियाँ। और इसमें देखो आप यहाँ पे अंतराकोशीय अवकाश दिख रहे हैं जो कि सिर्फ पेरेनकाइमा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। पादप स्थायी उत्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको। पादप के जो आपके टिश्यू है, स्थायी टिश्यू है ना, उनके बारे में आपको विचार करना है, ठीक है। पादपों के स्थायी उत्तकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए आप पहला ऑप्शन पढ़िएगा। सरल स्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। और सरल जो स्थायी उत्तक होता है एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। हाँ सही बात है। तो और जटिल स्थायी उत्तकों का निर्माण एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलने से होता है। कॉम्प्लेक्स जब भी तो बनेगा, ठीक है। हाँ
कई तरह के कार्य करते हैं, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलते हैं। ठीक है, हाँ ये दोनों ही सही है, दोनों ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1 भी सही है और बी भी सही है। ठीक है, हाँ ओके, ये दोनों सही है, क्योंकि जो सरल उत्तक होते हैं एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और जटिल स्थायी उत्तकों का निर्माण एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर होता है और ये कार्य भी एक से अधिक प्रकार के कर सकते हैं। कार्य भी क्या कर सकते हैं, एक से अधिक टाइप के काम कर सकते हैं, से अधिक प्रकार के कार्य। ठीक है, प्रकार के कार्य कर सकते हैं कौन, जटिल स्थायी उत्तक। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। हाँ, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जाइलम, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम। क्या पूछ रहा है इसमें से, निम्न में से पौधों के सरल स्थायी उत्तक के प्रकार हैं। सरल स्थायी उत्तक देखो आप जो है आपका, मैं बताऊं आपको, सरल स्थायी उत्तक में कौन कौन आते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों आते हैं सरल में। आपका जाइलम और आपका ये फ्लोएम जो है ना, ये आते हैं किसमें, जटिल में। कौन से में आएंगे, ये जटिल में, और ये तीनों किस में आएंगे, सरल में। अब आप देखो 2, 3 और 4 दिख रहा है क्या कहीं पे, ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, इसको हटा देते हैं अपन, इसको तो हटा देते हैं, 2, 3, 4। अब ये सही लग रहा है ना आप बोल रहे हो सर आप चीटिंग कर रहे हो यार, ये गलत बात है। नहीं, हाँ स्थायी उत्तकों के प्रकार बताने थे आपको। 1 इसमें पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन, 2, 3, 4 सही है ना, 2, 3 और 4 ये वाला ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी मैंने बना दिया ही था, नहीं वैसे प्रिंटिंग मिसिंग हो गया होगा, है ना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न, पेरेन्काइमा के संबंध में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, हाँ, पेरेन्काइमा उत्तक भोजन का भंडारण करता है। हाँ ठीक है, फूड स्टोरेज का काम करता है, फूड स्टोरेज करता है। ठीक है, ये तो सही बात है ना। क्लोरेन्काइमा उत्तक पौधों के तैरने के लिए उत्प्लावन बल का काम करता है। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि क्लोरेन्काइमा टिश्यू ही पेरेन्काइमा है ना, यही पेरेन्काइमा का दूसरा नाम है, ये पेरेन्काइमा। ठीक है, और इस पेरेन्काइमा में जब क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, समझ गए बात को। पेरेन्काइमा में जब क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, यानी कि ये बात आपकी क्या हो गई, गलत होगी, क्योंकि पौधों के तैरने में उत्प्लावन बल उपलब्ध नहीं करवाता है। ठीक है, एरेन्काइमा उत्तक, हाँ ये एरेन्काइमा जो इसी का एक प्रकार है, ये एरेन्काइमा जो होता है ये तैरने का काम करवाता है पौधों को। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो यहाँ पे केवल एक ही आंसर सही है, केवल एक ही आंसर क्या हो गया, सही। ये दोनों उल्टा सुल्टा हो गए, मतलब दूसरा और तीसरा है ना, तो ये थोड़ा इन दोनों का वर्किंग जो था दूसरा अलग अलग था। ठीक है, क्लियर। पेरेन्काइमा में जब क्लोरोफिल पाया जाएगा ना, क्लोरोफिल पाया जाएगा, तब वो क्या करेगा, आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा, और उसके बाद में इसको क्या कहेंगे हम, क्लोरेन्काइमा। ठीक है, क्लियर, ओके। हाँ, तो अब जो एरेन्काइमा होता है, एरेन्काइमा में जो कोशिकाओं के मध्य जो हवा और बड़ी गुहिकाएं होती है, और जो क्या करती है एरेन्काइमा में पादपों को तैरने में सहायक करती है, उत्प्लावन बल का क्या करवाती है, अनुभव करवाती है, उत्प्लावन बल। ठीक है, उत्प्लावन बल। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, पौधों में सरल स्थायी उत्तक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ठीक है, हाँ सरल स्थायी के बारे में करेंगे विचार, क्यों नहीं करेंगे। पौधों में लचीलापन स्क्लेरेन्काइमा के कारण होता है। जो पौधों में लचीलापन होता है वो स्क्लेरेन्काइमा के कारण होता है। तो आप कहोगे कि सर स्क्लेरेन्काइमा के बारे में तो हमने नहीं सुना, लेकिन हमने सुना है कि ये तो लचीलापन जो होता है स्क्लेरेन्काइमा के कारण नहीं होता है, ये कोलेन्काइमा के कारण होता है। किसके कारण होता है, कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा के द्वारा होता है। कोलेन्काइमा के द्वारा कठोरता के लिए उत्तरदायी नहीं सर, ये तो अभी लचीलेपन की हमने बात की थी ना, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन होता है, लचीलेपन के लिए उत्तरदायी होता है आपका कठोरपन के लिए कौन होता है उत्तरदायी, स्क्लेरेन्काइमा। कौन होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो ये यानी कि नन ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ पर सत्य कथन पूछा, सत्य कुछ भी नहीं, दोनों कथन गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर समझ आ गया होगा।
स्टोमेटा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो ये स्टोमेटा ले लो, ये आपका स्टोमेटा है, ठीक है। ये कुछ ऐसे कोशिकाओं से घिरे हुए होते हैं, ठीक है। हम ये स्टोमेटा ले लो आपके, ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है कि रक्षी कोशिकाओं से घिरे होते हैं। ये देखो रक्षी कोशिकाओं से घिरे हुए होते हैं भाई, बिल्कुल सही बात है, तो है ना। ये वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ये भी बात सही है, गैसों का विनिमय करने का काम करते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये बात तो गलत है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भी भाग लेते हैं, और यहाँ क्या है, नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही होंगे, जबकि तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाता है। ये वाष्पोत्सर्जन में भी भाग लेते हैं, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन में भी भाग स्टोमेटा लेते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। यह पौधों की बाह्य, निम्नलिखित विशेषताओं पर, ठीक है, हाँ। यह पौधों की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह पौधों की, क्या पूछ रहा है प्रश्न यार, अच्छा हाँ, नीचे पूरा प्रश्न में सोच रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। उपयुक्त विशेषता किस कोशिका समूह की है, ठीक है। ऐसी एक ग्रुप, एक ऐसा नाम है जो ये सारे काम करता है, ऊपर वाले तीनों काम, ठीक है। अब देखते हैं। यह पौधों की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है, ठीक है। यह पौधों की सबसे बाहरी परत बनाती है, ठीक है। यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का काम है ना ये, तो अभी आपको पता होगा एपिडर्मिस का काम है, हाँ। और ये परत कहीं की होती है, कौन बताएगा मुझे। ये जो परत बनती है ये किसकी होती है, कौन बताएगा। इसका सही आंसर बताएंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये परत होती है वो बनी किसकी होती है, बनी किसकी होती है परत। एपिडर्मिस की जो परत होती है ना, ये जो बताया अभी अभी, जलहानि वगैरह इनको रोकती है ना। तो ये परत होती किसकी है, ये कौन बताएगा। ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट करके, ठीक है। हाँ, और स्पेशली मरुस्थलीय पौधों में एपिडर्मिस की परत जो होती है वो किसकी बनी होती है, ये आप लोग मुझे बताओगे। हालांकि इसका सही आंसर बी है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। पौधों और वृक्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से शुरू हो रहा है। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को अवशोषित करती है, सही बात है। जड़ों की जो एपिडर्मल कोशिकाएं होती है पानी को अवशोषित करती है। पेड़ों की छाल हवा पानी के लिए प्रति अभेद होती है। पेड़ों की जो छाल होती है हवा और पानी के प्रति अभेद होती है। जो छाल बनी होती है ना पेड़ों पर बाहर की तरफ, इसमें हवा और पानी नहीं घुस पाते हैं, कहने का मतलब ये भी ठीक है बात, दोनों सही है ना, दोनों सही है। हाँ, अब इसमें ऐसा क्यों होता है ये कौन बताएगा। जो ये पेड़ों की जो छाल होती है ना, ये वाली जो, जैसे ये मान लो ये पेड़ है ना, ये पेड़ ले लो आप, ठीक है। इसकी जो ये छाल होती है ना, ये छाल, इसके अंदर पानी और जो है हवा वगैरह ये जल्दी से नहीं घुस पाती। क्यों, इसके ऊपर जो आवरण होता है वो सुबेरिन का होता है। किसका आवरण होता है, सुबेरिन के आवरण होने के कारण ऐसा होता है कि जो है हवा पानी अंदर नहीं जा पाता, ठीक है, क्लियर, ओके। अगले प्रश्न पर चलेंगे। जाइलम और फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। जाइलम जल व खनिज का संचालन करता है। खनिज जल व खनिजों का संचालन करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है। इनमें से जो है आपको कौन सा कथन सही नहीं पूछा है ना, सही नहीं, जब भी मैं सोचूं यार क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये प्रश्न थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे हमेशा। जाइलम जल व खनिजों का संचालन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। हाँ, दोनों कथन ये तो सही है भाई, ये भी सही है ना। नहीं पूछा है, सही नहीं है ना। ये देखते हैं। फ्लोएम के विपरीत, फ्लोएम के विपरीत जाइलम कोशिका में सामग्री को दोनों दिशाओं में स्थानांतरित करते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जाइलम के विपरीत फ्लोएम यह काम करता है। जाइलम जो होता है ना, इसके विपरीत जो है फ्लोएम क्या करता है, इसके विपरीत फ्लोएम काम करता है दोनों तरफ दिशाओं में। क्या करेगा, जो भी कंटेंट है, जो भी सामग्री है, इनको दोनों दिशाओं में कौन भेजता है, फ्लोएम भेजता है, ठीक है। फ्लोएम भेजता है, किसके विपरीत भेजता है, जाइलम के विपरीत भेजता है। यानी कि यह बात हो गई गलत। ओनली 3 इज करेक्ट आंसर होगा। सही नहीं पूछा है तो यही सही नहीं है, बाकी तो है आपके दोनों सही, और ये वाला गलत था तो यहाँ पूछा ही गलत है हमको, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। यहाँ पर क्या पूछा है, उपयुक्त उत्तकों में से कौन सा जंतु उत्तकों का प्रकार है।
एपिथीलियम उत्तक, जंतु उत्तक में भी देखा था हमने, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, ये सभी है। हाँ, ये तो सारे के सारे ही है, जंतु उत्तकों के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी। हाँ, अभी किया ही था ना। हाँ, ओके। विभिन्न जंतु उत्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एपिथीलियम उत्तक जंतु के शरीर को ढकने, और ये अभी पहला प्रश्न ही था हमारा, बाह्य रक्षा प्रदान करने को कार्य करता है ना। संयोजी उत्तक से कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती है, ये भी सही है। पेशीय उत्तक लंबी कोशिकाओं से बना होता है। हाँ, अभी देखी थी हमने पेशीय उत्तक की कोशिका। तंत्रिका तंत्र उत्तक जो होता है न्यूरॉन का बना होता है, और इंग्लिश में तंत्रिका को न्यूरॉन बोलते हैं। यानी कि सारे ही सही है यहाँ तो, 1 2 3 4 सही। ओके, अगले प्रश्न पर चलो। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है? तंत्रिका उत्तक, सीधी सी बात है, संवेदना को संचालित और प्राप्त करेगा। ठीक है, आगे देखो। निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक के विभिन्न प्रकार है। संयोजी उत्तक के प्रकार बताने हैं आपको। एरियोलर उत्तक, एडिपोज उत्तक, अस्थि भी, हाँ ठीक है, कंडारा भी है, स्नायु उपस्थि, रुधिर, सारे ही हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऑल, ये याद कर लेना थोड़ा सा, है ना, रिमेंबर करके जाना। क्योंकि अब हम क्या करते हैं, 2 तो देखें, चलो इसके पीछे उत्तक है यार, इसमें तो उत्तक लिखा ही नहीं है, ऑप्शन 1 2 ढूंढते हैं, है ना, सारे ही सही है। एडिपोज, अस्थि भी एक टिश्यू का एक प्रकार है, भी हमने देखा था ना इससे पहले जो लाइन थी। कंडारा, स्नायु उपस्थि, रुधिर, सभी टिश्यू है, संयोजी टिश्यू। ठीक है। किसी वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है किसके द्वारा? वार्षिक वलय के द्वारा। किसके द्वारा लगाया जाता है? वार्षिक वलय के द्वारा किसी जो है वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है। ये बहुत बार पेपरों में पूछा हुआ प्रश्न है, अनगिनत बार पूछा हुआ है, अनगिनत बार, इसलिए ये प्रश्न लिया है मैंने, ये अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। किसी पौधे के तने के जो घेरे हैं उसको बढ़ाने के लिए कौन सा जो है टिश्यू है? अभी मैंने बताया था आपको, ये जो तना है इसके घेरे को बढ़ाने के लिए कौन सा टिश्यू था? अभी हमने 3 चित्र देखे थे, ए, और यहाँ पर इस टाइप से एक बी था, है ना, और एक यहाँ पर था सी। तो तने के घेरे को सी वाला बढ़ा रहा था, तो वो कौन सा था आपका? पार्श्व विभज्योतक। ओके, अगले प्रश्न पर चलेंगे, और आज का लास्ट प्रश्न है ये, अच्छा प्रश्न है ये भी। निम्नलिखित में से संवहन संयोजी उत्तक का क्या कार्य है? संवहन करने का काम, ठीक है, परिवहन का काम, शरीर में जो सामग्री जिसको परिवहन करने का काम ये करता है, ये आंसर तो सही है। सहायता, सुरक्षा प्रदान करने का ऐसा कुछ नहीं है। शरीर को अवलंबित रखता है और इसे उचित आकार का रूप देता है, बिल्कुल नहीं। ये जो शायद काम है ना वो उसके उपकला उत्तक के, तो ये एक ही सही है, यहाँ पर उपयोग सभी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त कर रहे हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।